प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। 2 से 3 बजे तक का ये साथ होता है जिसमें कोशिश होती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, वो तमाम तर मालूमात आप तमाम तक पहुंचाई जाए जिसका आप लोगों को इदराक होना, समझ लेना, परख लेना ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शायद जानबूझ के ना सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमसे नज़रअंदाज हो रही होती हैं जो हमारी कामयाबियों में रुकावट का बायस बनती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ ऐसी बेड़ियाँ बन के हमारे पैरों में हमें जकड़ लेती हैं कि हम आगे तक ना सोच पाते हैं, ना देख पाते हैं और ना ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। कहते हैं कि वो कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता जिसने रास्ते का तायुन ना किया हो। रास्ते का तायुन करने के लिए पुख्ता जहनीत के साथ साथ आपका खुद इरादा जो है इसको भी शामिल हाल हो और फिर जाके आप कहीं ना कहीं अपने रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जी, इस प्रोग्राम में भी हमारी ये कोशिश है कि हमारे तमाम तर सुनने वाले जो उस पार होते हैं, जो हमें सुना करते हैं, जो ये ख्वाहिश लेके आते हैं कि आज के प्रोग्राम से हम कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, उन तमाम तर लोगों के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और आप तमाम तक हम यूं ही मालूमात लाते रहेंगे। आज भी हमारे पास क्या ख़ास मालूमात होगी, आज भी आप लोगों के लिए सीखने के लिए क्या होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा। आज के मेहमान से आपका तारुफ भी करवाऊँगा। फ़िलहाल मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हमें आप ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के फेसबुक पे सर्च कीजिएगा और हमारे ऑफिशियल पेज पे आप इस वक्त हमें लाइव देख भी सकेंगे। साबिन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बल्कि सामीन के साथ साथ नाजरीन भी, क्योंकि आज आप हमें देख भी सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए, इर्द गिर्द के माहौल के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे खैर खा हैं, हम कुछ ऐसा कर गुजरें जो उनको हमेशा ये याद दिलाता रहे कि हम उनके लिए सच्चे खैर खा हैं और हम उनके लिए छोटा मोटा जो भी काम हमें आता है या जो भी कोशिशें होती हैं, जो भी अपनी काविशें होती हैं, वो उसमें शामिल करके हम कहीं ना कहीं उन तमाम तर लोगों की खिदमत में जो है वो साथ साथ पेश रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी कोशिशें कहीं हमें उस तरफ ले जाती हैं जहां जिसका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया होता। डायरेक्शन, सिमत, इसका तायुन होना, इसका रास्तों का पता होना, इल्म होना कितना ज़रूरी है, आज हम इसी अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हम नौजवानों के लिए बात करेंगे, उन नौजवान नस्ल की हम बात करना चाहते हैं जो अज़्म रखते हैं, जो इरादा रखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उन तमाम तर लोगों को अपनी सिमत का तायुन कैसे करना है, ये आज का हमारा मौजू है। और आज के इस खूबसूरत से मौजू पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जनाब मौजू किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं उमर मसूद साहिब। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपकी कोशिश रहती है कि आप अपनी बातों से तमाम तर लोगों को जितना भी हो सके सिखा सकें, बता सकें और उनके रास्तों को बेहतर तरफ, उनको बेहतर सिमत जो है वो दिखा सकें। कोशिश करना ये हम पे होता है, हम पे लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसे रहनुमा अगर हमें मिल जाएं, हमें मुयस्सर हों, तो मेरा ख्याल है कि मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान को अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। और काफ़ी दिनों से हमारी कोशिश थी कि हम ये प्रोग्राम जो है इसको डिज़ाइन इस तरह से करें और ऐसा मौजू लेके आएँ कि जो उस पार जितने भी लोग हैं वो उनसे वो आपसे कुछ ना कुछ सीख सकें, इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीख सकें। बिल्कुल सर। हम ये सबसे पहले जो मेरा सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है वो ये है कि आप ये बताइएगा कि जो यूथ है, जो जवान नस्ल है, आप उसको किस तरफ जाता देख रहे हैं? आपको लगता है कि उनके इरादों में कहीं ना कहीं ये चीज़ शामिल है, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते, आपको लगता नहीं कि वो काम के आगाज़ के बाद कहीं जाकर रास्तों का तायुन करने की कोशिश करते हैं, अपनी सिमत फिर तलाश करना शुरू करते हैं, ना कि कोई भी काम करने से पहले जैसा कि होना भी ये चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जिस भी काम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसका एक प्लान करें। आपका एक जो उसके लिए जो भी आपने तैयारी करनी है, वो सफ़र पे निकलने से पहले मेरा ख्याल है कि साजो सामान जो है वो पहले देखा जाए कि आप जिस सफ़र के लिए निकल रहे हैं, आपके पास साजो सामान उसके लिए मुकम्मल है, पूरा है।
बिल्कुल सर, ऐसे ही आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आपने जैसे बात की ज़ादे राह के हवाले से, सामान के हवाले से, कि कोई भी मुसाफिर जब किसी मंजिल पर जाने के लिए उसकी तैयारी करता है तो सबसे पहले देखता है कि मुझे साथ जो है वो क्या साजो सामान की ज़रूरत होगी, या कितना ज़ादे राह जो है वो मुझे साथ लेकर जाना है। अगर वो उसे पहले प्लान ना करे तो सफ़र की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। सफ़र के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि सफ़र जो है ये, इसमें इंसान को बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, बहुत सी जो है वो परेशानियाँ पेश आती हैं। और अगर इसमें वो रिक्वायर्ड साजो सामान ना हो, वो रिक्वायर्ड ज़ादे राह ना हो, तो इंसान मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाता है। अब ये प्लान ना करना, जैसे आपने यूथ के हवाले से किया, तो इसको उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि आज की हमारी यूथ प्लान नहीं करती है। अपनी डायरेक्शन को वाज़े किए बगैर किसी कदम को उठा लेना, ये आपको बजाय कामयाबी के नाकामी की तरफ ले जाता है। यानी कि एक बहुत अच्छा जुमला है कि अगर आपकी सीढ़ी सही दीवार के साथ नहीं लगी हुई है तो आपका हर उठने वाला कदम आपको गलत सिमत में ले जाएगा। तो आपकी सिमत का वाज़े होना, आपको ये पता हो कि कौन से पुल पार करने हैं और कौन से पुल जलाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि इंसान मेहनत कर रहा हो लेकिन उसे पता ही ना हो कि मेरी मेहनतों का क्या नतीजा निकलेगा, मेरी सिमत भी सही है कि नहीं, मेरा हर उठने वाला कदम मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा है कि वो पीछे को धकेल रहा है। तो ये चीज़ डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन आर कोवी की एक बहुत ही मारूफ किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी एक हैबिट जो है वो होता है प्रोएक्टिवनेस, कि इंसान प्रोएक्टिव हो। आपने जो भी काम करना है उसके नतीजे को सामने रख के उसका आगाज करें, उसे प्लान करें, उसे प्लान करने के बाद उसे कंसिस्टेंसी से इतना लेके चलें कि आपको उसमें कोई ना कोई नतीजा जो है वो आना शुरू हो जाए। लेकिन हमारी यूथ वो डिसाइड नहीं करती है। हम जो है वो रिएक्टिव कौम है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई मसला देर पेश आ जाए तो हम देखते हैं यार ये हो गया, अब इसका क्या हल जो है वो निकल सकता है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हम चीज़ों को प्लान करने के आदी नहीं है। हम जैसे अभी न्यू ईयर आया और इस हवाले से भी बहुत सी वीडियोस लोगों ने बनाई कि नए साल को प्लान कैसे करना चाहिए, नए साल के रेजोल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। इस बारे में मैंने एक रिसर्च जो है वो पढ़ी और शेयर भी की कि एक रिसर्च हुई कि नया साल जब स्टार्ट होता है तो लोग 2 काम करते हैं। एक तो नए साल को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और उसके साथ ही साथ नए साल के गोल्स लिखे जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं। लेकिन इस रिसर्च का नतीजा जो निकला वो ये रिसर्च बताती है कि 92% से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो गोल्स लिखे होते हैं 15 दिन से ज़्यादा उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो गोल उन्होंने लिखे होते हैं उनको बज़ाहिर उन्होंने इतना बड़ा लिख लिया होता है कि वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो 15 दिन बाद उस पर जो है वो गिव अप कर देते हैं। ना सिर्फ, बल्कि ये भी मेरा ख्याल है कि अहम चीज़ है डिस्कस करना कि उनमें से कुछ हिस्सा वो फिर भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, अमली जामा पहनाना फिर भी चलें, समझ में आती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो देखा देखी में लिखते हैं, बिल्कुल ये सिर्फ बताने की हद तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करने की हद तक आपको तीस तराज नजर आएंगे, लेकिन अगर हम उनकी अमली जिंदगी के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम तर बातें जो वो कहते हुए नजर आते हैं वो खुद करते हुए भी नजर आए। बिल्कुल ऐसे है सर। तो ये क्यों है, ये क्या वजूहात हैं कि, और ख़ास तौर पे आप देखें अब यूथ जो है इन्हें समझाने की इस वजह से भी ज़रूरत है। अब जिस तरह के छोटा बच्चा है उसके सामने तो एग्जाम्पल रख दी जाती है, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। तो जवान जो है, अब जिस तरह अगर हम अपनी मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर लें तो इसमें भी जोर दिया जा रहा है, या ओवरऑल आज तक अगर हमारे घर में भी कहा जाता है कि अगर बाप जो है अपने बच्चे को समझाने की एक उम्र जो है उसके हिस्से को मुख्तस कर लेता है कि ये उसकी उम्र का हिस्सा है जहाँ तक मुझे समझाना है, और जब वो कुछ उस उम्र के हिस्से को क्रॉस करता है तो बाप ये कह के चुप हो जाता है कि अब तुम जवान हो, अब तुम्हें मैं क्या समझाऊं, अभी भी मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि फिर तुम कब समझोगे इस बात का, तो मुझे हमेशा से ये ख्याल रहेगा या मैं यही सोचता रहूँगा, इसी सोच में गुम रहूँगा कि अभी भी कोई उम्र आएगी जो इसे समझा सकूँगा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जवान नस्ल जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि इरादा जो है या रास्ता जो उसके तयन जो है या सफ़र पर निकलने से पहले आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आपको लगता है कि आज की जवान नस्ल जो है उनके पास कोई डायरेक्शन है? सर, इसका आगाज़ मैं बेसिकली एक स्टार्ट से करूँगा, बच्चे की तरबियत से। हदीस का मफ़हूम है कि वालिदैन की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो अपनी औलाद को मिलता है वो अच्छी तरबियत है। बिल्कुल। बच्चे जो है वो कभी भी किसी की नसीहत को नहीं पकड़ते हैं। बच्चे हमेशा जो है वो दूसरों को देख के जो है वो उस पर अमल करते हैं। आज हमारा अलमिया ये है कि हम अपने बच्चे को थप्पड़ मार के कहते हैं कि दूसरों को ना मारा करो। हम अपने बच्चे को चिल्ला के कहते हैं कि भाई ऊंचा ना बोला करो। हम अपने बच्चे को सच की नसीहत तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ उसे अपने खुद से कह के जो है वो झूठ बुलवाना सिखा रहे होते हैं। तो बच्चा कभी भी नसीहतों को नहीं पकड़ता है। बच्चा वही करेगा जो आप जो है उसे दिखा रहे होते हैं, उसके सामने कर रहे होते हैं। तो वालिदैन जो है
उन्होंने ये समझ लिया कि हम बच्चों की स्कूलिंग कर रहे हैं, उससे बड़ा अलमिया जो आज के मॉडर्न दौर में आया वो मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम का है, जिसमें 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है और उसका एक वो नया कारोबार जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो चीज़ जो वालिदैन ने बच्चों को देनी थी, वो वक्त था जो उन्होंने नहीं दिया, वो डायरेक्शन थी, वो तरबियत थी जो उन्होंने नहीं प्रोवाइड की। और उसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कॉल है, वो कहते हैं कि पहले 10 साल बच्चों के खादम बन के रहो, अगले 10 साल बच्चों के हाकम बन के रहो, और उससे अगले 10 साल जो है बच्चों के दोस्त बन के रहो। बहुत हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पहले 20 साल बच्चों को इतना लाड प्यार दे देते हैं, ये कह के कि अभी तो वो बच्चा है, अभी तो वो पढ़ रहा है, खुद ही समझदार हो जाएगा। ये कह के जब कहीं ना कहीं 20 साल से ऊपर का दौर आता है तो उस पे हम फिर उस पे डांट डपट करते हैं, ये हमारा कहना नहीं मानता है, ये जो है बदतमीजी करता है। तो अगर इन चीजों को प्रॉपरली प्लान ना किया जाए, फिर बच्चों के पहले 10 साल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होते हैं। ये वो दौर होता है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा, उसका माइंड शार्प होता है, वो चीजों को गौर कर रहा होता है, वो अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उस दौर में हम उसे लाड प्यार इतना ज्यादा दे देते हैं कि जब वो वक्त आता है, जब उसने हमें रिजल्ट देना होता है, हमें सर्व करना होता है, उसमें हम उनसे जो नताइज चाह रहे होते हैं बच्चे वो नहीं दे रहे होते हैं फिर। तो यही वजह है कि बच्चों की डायरेक्शन भी फिर जो हमने सेट की होती है, इसमें भी मल्टीपल चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वालिदैन कुछ गलतियां करते हैं औलाद की तरबियत के हवाले से, जो बाद में जाके उसकी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती हैं। बिल्कुल सही। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आतिफ खान, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 19 66 966 यानी 0334 1966 966 ये नंबर है। इस पर आप कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, आपकी लाइव कॉल शामिल की जाएंगी, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लेके सर्च कीजिए, और वहाँ ना सिर्फ आप सुन सकते हैं बल्कि हमें देख भी सकते हैं, और वहाँ के आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन्हें भी हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आप ये बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो नसीहत से बढ़ के आपके रवैयों से सीखते हैं, जो आप उनके सामने कर रहे हैं वो उससे सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे जो दुख देती हैं, परेशानी का, कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े सजा लेते हैं। मेरा बच्चा जो है ये करेगा, कल को ये करेगा, मैं चाहता हूँ वो पायलट बने, मैं चाहता हूँ वो लॉयर बने, मैं चाहता हूँ जो भी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो उसको स्कूल में जो एक माहौल प्रोवाइड किया गया है, घर में भी वैसा माहौल होना चाहिए? अगर उसके स्कूल में स्टडी की बातें होती हैं तो उसके घर में ऐसा क्या एनवायरनमेंट जो वो सेट होना चाहिए कि उसके जहन से स्कूल ना निकले। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे ये ज़रूर उसके जहन में आ जाए, ये बात ज़रूर समा जाए कि वो इस वक्त अपने घर में मौजूद है। ये बात समझना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि होता यूँ है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन, मेरा ख़्याल है कि अपने टीचर्स की तरफ ज़्यादा होती है, अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा होती है। माँ बाप को बाज़ जगहों पे बच्चे भी इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, जो चीज़ गलत है। कि उनका मेरा ख़्याल है कि वो अटैचमेंट अगर यूँ ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि वो सिर्फ स्कूल के होकर रह जाएँ, या ना कि वो घर के होकर रह जाएँ कि घर से स्कूल जाना उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर से स्कूल के लिए जाना ही नहीं चाह रहे होते। हमारे दौर में तो ऐसा होता था कि 4-5 लड़कों को भेज दिया जाता था और उठा के ले जाया करते थे, लेकिन आजकल खैर ऐसा माहौल तो नहीं है। आप ये बताइए, स्कूल और घर के माहौल में फ़र्क क्या होना चाहिए? सर, स्कूलिंग में और घर के माहौल में बेसिकली तो जो डिफरेंस है वो यही आना चाहिए कि घर में इंसान या बच्चा जो है उसकी पहली प्रायोरिटी जहाँ से उसकी तरबियत शुरू होती है वो घर, माँ की दरस का होती है। बच्चा जब पैदा होता है उसका सबसे पहला इंटरेक्शन, सबसे पहला जो तारुफ होता है वो अपनी माँ के साथ पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी ज्यादातर स्माइल जो है उनकी माँ से मिलती होती है, क्योंकि ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरा होता है। तो माँ के वो नजरियात, माँ के वो अकायद और सोच, या वालिदैन के जो सोच होती हैं वो ही कहीं ना कहीं बच्चों में नजर आनी शुरू हो जाती है। और फिर बच्चा जब एक उम्र 2.5 या 3 साल की उम्र में जब स्कूल जाता है तो एक नया माहौल, एक नया इन्वायरमेंट, एक नए चेहरे, कुछ नए दोस्त जिनके साथ बैठना, जिनके साथ वक्त गुजारना, जिनके साथ खाना पीना, उनके नजरियात को, उनकी आदतों को कहीं ना कहीं वो कैच करना शुरू कर देता है। क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसका दिमाग जो है वो कोरे कागज की तरह होता है। इस पे जो भी कहानी लिखते हैं हम खुद लिखते हैं, ठीक है। बच्चा जो है फितरत पे पैदा होता है, उसे मजूसी, उसे यहूदी, उसे मुसलमान हम बनाते हैं, उसे एक नई शनाख्त हम देते हैं, उसे नाम हम देते हैं, और उसकी पहचान जो होती है वो ये मुआशरा देता है उसे फिर, कि उसके अकायदो नजरियात, उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसके थॉट्स जो जन्म लेते हैं वो सारे एनवायरनमेंट से जन्म लेते हैं। तो हमारा बेसिकली जो गलती हमसे होती है वो ये होती है कि हम वालिदैन कहीं ना कहीं समझ लेते हैं कि बच्चों के लिए हमारा जो काम है वो सिर्फ उन्हें अच्छा खिलाना पिलाना है, उन्हें
अच्छा जो है वो पहनाना है, अच्छी चीज़ें लेके देनी है। लेकिन वालिदैन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो इस्तातिज़ा से भी बढ़ के होनी चाहिए कि उनको वो वक्त देना। जैसे अभी ये पेंडेमिक कोरोना का वक्त गुजरा तो ये बहुत अच्छी डिस्कशंस चलती रही कि वालिदैन के लिए सबसे बेहतरीन मौका है अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारने का, वो होम स्कूलिंग करने का, जिसका कॉन्सेप्ट कहीं पुराने ज़मानों में पाया जाता था। वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठने का, उनसे सीखने का, उनसे जो है वो कहानियां सुनने का, जिनका मौका आज स्कूल के दौर में आके बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टडी का, होमवर्क का, असाइनमेंट्स का, कि वो अपने असल से अपने बुजुर्गों से वो चीज़ें, वो तरबियत, वो किरदार नहीं ले पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए कि स्कूल का माहौल, अब हम स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम करवा रहे होते हैं, घर कहीं ना कहीं पंजाबी का माहौल चल रहा होता है, और इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं असर हो, तो वो एक मिसमैच सी मिक्स्ड पर्सनैलिटी जो है वो बच्चे में जन्म ले रही होती है। सही है, उसे वो यही वजह है मेरा ख्याल है कि एक बच्चे से ही अगर उसकी डायरेक्शन का आगाज करें ना तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना बिल्कुल पड़ता। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा अलमिया जो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ मुसावी सलूक ना होना। कोई एक आध बच्चा होता है जिसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, वो शायद पढ़ने में तेज़ है, वो शायद उनकी खिदमत ज़्यादा कर रहा है, वो शायद उनके लिए कमा के ला रहा है, वो कोई भी उम्र का हिस्सा हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चों पे इसका कैसा असर पड़ता है? सर वाकई बच्चा जो है जब एक उम्र के ख़ास उम्र उसकी डेवलपमेंट की चल रही होती है, उसकी ग्रोथ की चल रही होती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें होते हैं, और वो इमोशंस से छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो देख रहा होता है। ये बच्चे छोटी उम्र में, वो हम खुद देखें तो हम जो है वो रो के जो है वो मनवा लेते थे अपनी बात। ये वो दौर होता था कि हमें कोई चीज़ ना मिल रही हो, हमने रोना और वो चीज़ हमें मिल जानी। तो बाज़ घरों में ऐसा माहौल पाया जाता है जहाँ फेवरेटिज्म है कि एक बच्चे को, कई घरों में तो मैंने खुद देखा है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को जो है वो प्रेफरेंस दी जा रही होती है। हमारी सोसाइटी का भी अलमिया है कि हम कहीं ना कहीं बेटियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और हालांकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें हुक्म दिया कि घर में कोई चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बेटी को दो, उसके बाद जो है वो बेटों को पेश की जाए। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एहसास कमतरी, वो कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है, और वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो जाता है, चाहे वो ताने उसे मिल रहे हों घर वालों की तरफ से। अच्छा, यहाँ फिर हम कुछ गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती जो वालिदैन कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, वो वालिदैन ये चाह रहे होते हैं कि जो काम वो खुद नहीं कर सके वो उनके बच्चे पूरा करें। वालिदैन ये चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चे का बाप जो है वो डॉक्टर नहीं बन सका, तो बाप चाह रहा होता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, बजाय इसके कि हम ये देखें वो बनना चाहता है कि नहीं, उसका उस साइड पे इंटरेस्ट है भी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम कई काम बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं जो उन पे मुसल्लत किए जा रहे होते हैं, जिसपे से एक कैरियर भी है। दूसरी गलती जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये होता है कि उनको सिर्फ हम नंबर्स में मेजर कर रहे होते हैं, नंबरों में तोड़ रहे होते हैं कि बच्चा अगर नंबर ले रहा है, बच्चा अगर पोजीशन ले रहा है, तो हम कह रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बैक एंड पे ये नहीं देखना उसका अखलाक कैसा है, बैक एंड पे ये नहीं देखना उसकी आदतें कैसी हैं, बैक एंड पे ये नहीं देखना वो कितना जो है वो डिसिप्लिन्ड है, उसमें कितने एथिक्स पाए जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं हमने उनको नंबरों से तोलने का जो स्टैंडर्ड बना दिया, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का जो है वो शिकार बना देता है। अच्छा, ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर वालिदैन में ये डेफिशिएंसी रह गई है तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में पूरी हो, और कहीं ना कहीं ये बराबरी की सतह को मेंटेन करने के लिए भी होता है। बिल्कुल कि मेरे फलां दोस्त जो है उनका बेटा जो अगर डॉक्टर है तो आप क्यों नहीं हो। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें ज़्यादा फिर एहसास कमतरी की तरफ ले जाती हैं। बच्चा जो उस कोशिश में तो लगा रहता है लेकिन उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, उसके अंदर एबिलिटीज़ नहीं होती, और आपने ये कोशिश ही नहीं की कि आप अपने बच्चे को अपने पास बैठा के ये उससे थोड़ा उसके बारे में परख लीजिए कि उसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या सलाहियतें रखी हैं, और उसी की सलाहियतों को जहन में रखते हुए आप उसको उसकी फील्ड में जाने दें जिसमें उसका दिल है। क्या कहेंगे? और इसमें मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कामयाबियां समेटने का उसको मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो इसका आगाज़ आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा जुमला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि मछली को दरख्त पे चढ़ाना चाहता है। ठीक है ना, यानी कि जो काम जिसका है उसको उस काम के बरक्स कोई और काम देना और उससे उसे जज करना कि वो उसमें अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा, उसकी नेचर हो सकता है कि आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उससे मैच नहीं हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना, बच्चे की फितरत में कहीं ना कहीं खून देख के जो है उसे डर लगता हो, तो वो कैसे डॉक्टर बन पाएगा। बच्चा जो है आप चाहते हैं कि उसे एयरफोर्स में या पायलट बनाना, और बुलंदी पे जाके उसे डर लग रहा हो, तो कैसे जो है आप उसकी फितरत से वो डर जो है वो खत्म करेंगे। तो सबसे बड़ा मिसमैच ही यही होता है कि हम
बच्चे को जो करवा रहे होते हैं वो उसके इंटरेस्ट के टोटली डिफरेंट होता है। मैंने एक इंस्टीट्यूट में एज अ करियर काउंसलर सर्व किया, वहाँ बेशुमार केसेस ऐसे आते थे जिनको देख के बंदा जो है वो कुछ कर नहीं सकता था कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चे को कि तुमने यही करना है और इसी में कामयाब होकर भी दिखाना है। और इसके रिजल्ट्स पिछले 2-3 साल से हमें नज़र आ रहे हैं कि जब भी मैट्रिक का रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आता है या MD कैट का रिजल्ट आता है, कुछ स्टूडेंट्स को सुसाइड करते हैं, उनकी न्यूज़ को हम देखते हैं कि नंबर ना आने की वजह से घर से दिल बर्दाश्त होकर उसने जो है वो ये कदम उठाया। तो इतना ज़्यादा जो टॉर्चर, इतना ज़्यादा जो है मेंटली हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं कि बच्चा ये स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। तो मेरी खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को देखें, उसे एनालाइज करें। सबसे ज़्यादा तो माँ बाप बच्चे को जानता होता है ना कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, मेरे बच्चे का मूड कैसा है, वो खाने में क्या पसंद करता है, वो खाने में क्या ना पसंद करता है। अगर ये चीज़ें पता हैं तो हम उसकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी देखें कि उसको प्रोफेशनली क्या काम करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग की अगर हम कुछ स्टोरीज़ को ले लें तो एडिसन को एडिसन बनाने में सबसे ज़्यादा उसकी माँ का रोल था। ठीक है, माँओं की तरबियत जो है वो बच्चे में सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ रोल प्ले करती थी, और वो झलकती नजर आती है। बिल्कुल नजर आती है। देखिए ना, माँ बच्चे को नमाजी बनाने के लिए उसके जाय नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दे और बच्चा जो है फिर बाबा फरीदगंज शक्कर जो है वो पैदा होता है। बहुत बढ़िया। माँ बच्चे को जो है वो दूध पिलाते हुए कुरान पाक की तिलावत करे तो बच्चा जो है वो शेख अब्दुल कादर जिलानी पैदा होता है। तो वो माँओं की तरबियत जो है वो, वालिदैन की तरबियत आजकल जो है वो नजर नहीं आती है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन पर इम्पोज की जाती हैं, मुसल्लत की जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ये है कि ये चीज़ भी बताइएगा कि वालिदैन जो है वो चूँकि हमारे कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ माहौल ऐसा है, कुछ हालात ऐसे हैं कि उसके पेश नज़र माँ बाप जो है उनकी कोशिश है कि उनके बच्चे जो ख़ास तौर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं घरों में आके, जब अपने स्कूल से वापस आके तो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो माँ बाप जो है वो इस तसल्ली में हैं कि चलें बाहर के माहौल से बच रहे हैं, अपना कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, हमारी नज़र के सामने। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा वक्त जो है वो कंप्यूटर के साथ, और जिस तरह सुसाइड के हवाले से हम बात आपने ये की कि कम नंबर आने की वजह से भी अगर बच्चे इस तरफ चले जाते हैं, तो गेम्स के हवाले से भी आपने देखा है कि उनमें किस कदर जो अदम बर्दाश्त बढ़ जाती है कि वो ये स्टेप लेने पे आ जाते हैं कि सुसाइड जो अटैम्प्ट कर देते हैं, अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे होते। गेम्स में इतनी ज़्यादा तवज्जो जो है वो कंप्यूटर में या गेम्स में देना ज़रूरी है? सर, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स, ये सारे एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हैं। और एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ कि इंसान जो है कुछ वक्त इन्हें दे, लेकिन अपनी टॉप प्रायोरिटी से हट के ठीक है इनको वक्त दे देना, ये दरअसल एक दूसरा एंगल है कि बच्चा जो है जिस काम में ज़्यादा वक्त दे रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ें सवार होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी जो है गेमिंग के हवाले से भी हमें सुसाइड अटेम्प्ट करते लोग नज़र आए। एक जो आजकल गेम पबजी और इसी तरह और डिफरेंट गेम्स के बच्चे जो हैं उनमें बहुत इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो मेंटली जो है उस लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा इमोशन जो है वो गेम्स में डाल रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें इंटरटेनमेंट का सोर्स बना के रखी जाएं, और माँ बाप ये चाह रहा होता है, माँ बाप कहता है कि चलो बच्चा घर में आराम से बैठा हुआ है, बाहर नहीं जाता, गेम्स खेलता है तो खेलता रहे। लेकिन ये चीज़ें कि बच्चा छोटी उम्र से देखें, बच्चों के रोल मॉडल आजकल जो बन रहे हैं वो कार्टून के कैरेक्टर्स होते हैं, वो डोरेमोन हो, वो नोबिता हो, या वो और डिफरेंट तरह के कार्टून्स वो समझते हैं कि यही जो है हमारे रोल मॉडल्स हैं। तो बजाय इसके हमारे घर में वो माहौल नहीं रहा जिसे हम कहते थे कि माँ बाप अगर खुद किताब पढ़े तो बच्चा भी जो है वो किताब पढ़ने का, रीडिंग का आदी बनता है। तो हमारे उस्ताद कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो हम कैसे बच्चों को बताएंगे कि हम जो है किताबें पढ़ते हैं। तो घर में उस चीज़ का होना, किताब का मौजूद होना और माँ बाप का खुद किताब पढ़ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को जो है वो रीडर बनाता है। बिल्कुल ऐसे। उनकी हैबिट्स की डेवलपमेंट में माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब बच्चे ने देखना है कि माँ बाप सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल पे स्पेंड करता है, सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, ड्रामास पे, मूवीज़ पे स्पेंड होता है, तो वही चीज़ें बच्चा जो है वो देखते देखते मोबाइल का शौकीन हो जाता है, वही चीज़ें वो जो है वो कैच करना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रायोरिटी वाइज पेरेंट्स को जो है ये डिसाइड करनी चाहिए। मतलब कि वालिदैन को मान लेना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए आईना है डेफिनेटली। ठीक है ना जी, तो वो उसी से सीखेंगे, उसी से देखेंगे। हमारे साथ कुछ लिसनर्स हैं और उनके मैसेजेस शामिल करना चाहूँगा। जुल्फ़कार अली हाशमी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं आतिफ भाई आज हमारी शादी की 21वीं सालगिरह। अच्छा जी, चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सदफ़ हैं हमारे साथ और ये कहती हैं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी, प्रोग्राम को पसंद करें। आयशा हैं हमारे साथ,
आयशा आपने सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जी कहती हैं मे अल्लाह रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया। इसके अलावा एस सारिदा ज़हूर हैं हमारे साथ और इन्होंने क्या लिखा है, शामिल होना, अच्छा जी मैसेज जो है वो शामिल कर लीजिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आपने मैसेज किया। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका नाम जो है वो हम जब बोल देते हैं तो उनको ये भी अच्छा लगता है जान के। सुमन है हमारे साथ, सुमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। और सजल आतिफ हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाब जो है वो हम अपने आज के इस मौजू में शामिल करते हुए अपने जो गेस्ट हैं उनके सामने रखेंगे, ताकि आपके तमाम जो भी कन्फ्यूजन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है वो मिल सके। हमें आज कोशिश तो यही है कि उस पार जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भी रुकावटें हैं उनको दूर कर सकें, और जो भी प्लान रखते हैं, जो भी वो सोच इस वक्त है उनकी, जो करना चाह रहे हैं, इरादा रखते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और वो क्या कन्फ्यूजन है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और आज के हम अपने मेहमान के सामने उमर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनके सामने रखेंगे आपके तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँच जाएंगे। जी जनाब, हम बढ़ते हैं अब नौजवान नस्ल की तरफ, जो जिन्होंने अपने घर को लेके चलना है, जो घर का बेड़ा जो है उन्हीं ने ही चलाना है, और कोशिश ये करनी है कि वो जहाँ भी घर में या उनके वालिदैन से जो कमी कोताही रह गई, हमारी कोशिश, अब देखिए जी ये मजबूरियां भी हैं, लोग समझते हैं कि पैसा कमाना ये गलत है, कहीं ना कहीं किसी हद तक ये कहा जाता है, किसी ना किसी तनाजुर में ये बात की जाती है, और वो तनाजुर आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत बन चुका है। बिल्कुल ऐसे है। अब आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ खा सकेंगे, आपके पास पैसे होंगे तो आपके बच्चे जो तालीम हासिल कर सकेंगे, आपके पास पैसे हैं तो आप इस मुआशरे की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। बिल्कुल। सो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सो वज़रिया मुआश जो है वो औलाद जो बन रही है, जो जवान नस्ल बन रही है, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ में कमी है? अगर वो कारोबार करते हैं कहीं ना कहीं नाकाम होते नज़र आते हैं, अगर दो लोग हैं वो एक साथ कारोबार करते हैं कुछ कामयाब होते नज़र आते हैं, कुछ जो हैं वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अगर वो मुलाजमत कर रहे हैं तो उसमें वो 100% दे रहे हैं अपना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे भी ज़्यादा मेहनती हैं लेकिन वो उनको उस तरह से वो अखज़ नहीं कर पा रहे। सो कहाँ आपको कमी नज़र आती है? अच्छा सर, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, बच्चा लाइक यूथ हमारी जो आज उन पे बात ले जाते हैं। हमारी यूथ जैसे ही लाइक फॉर एग्जांपल अपनी ग्रेजुएशन, वो चाहे बिजनेस की स्टडी में हो, वो चाहे साइंसेस की स्टडी में हो, वो चाहे इंजीनियरिंग की स्टडी में हो, उनसे बाहर निकल के वो डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल। कई लोगों का माइंडसेट होता है कि हमने जॉब्स करनी है, कई लोगों का माइंडसेट होता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना है, कई लोगों का प्लान होता है कि हमने इससे भी एडवांस स्टडीज़ में अभी जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि बच्चे की बेस जो डेवलप हुई है उसको वो कैसे लेके चलता है। उसमें उसने जो लर्निंग पीरियड था, हमारा ज़्यादा अलमिया ये होता है कि हम ग्रेजुएशन से ही कई लोग जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे से जो है वो बिज़नेस स्टार्ट होता है, और फिर उसमें वो नाकामी का भी सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमने अपनी एकेडमिक्स में जो है वो इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं किया होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि हम किसी कंपनी में या किसी जगह पे जो है वो फ्री इंटर्नशिप कर सकें। जिस फील्ड में हम सर्व कर रहे हैं उस फील्ड में कोई फ्री काम करने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें हालांकि प्रैक्टिकल स्टडी में इतना कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में जब जाते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल सही। तो ये सबसे पहली चीज़ कि लर्निंग का ना होना। लर्निंग के अब डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सबसे पहली आपकी एजुकेशन, उसके बाद वो बुक्स जो कि अदर देन कोर्स बुक्स होती हैं, वो आपको इम्तिहान में नंबर तो नहीं देती हैं लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऐड करती हैं। नंबर थर्ड पे वो मेंटोर्स, वो उस्ताद कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप ज़िंदगी के जिस भी शोबे को बेहतर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक मेंटोर की, एक उस्ताद की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारी उसमें तलब या तलाश बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन इंसान की तलब सच्ची हो तो उसके लिए कुदरत रास्ते बनाना शुरू कर देती है। मौलाना रूमी का बहुत अच्छा एक जुमला है, वो कहते हैं कि पानी तलाश मत कर, प्यास पैदा कर। तो अपने अंदर वो प्यास सीखने की पैदा करना, उस्ताद की तलाश की प्यास पैदा करना, ये आजकल जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। और हम ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें मेंटोर्स नहीं मिलते हैं। हमारी वो तलब, हमारे वो सवाल ही इतने सच्चे नहीं होते हैं कि जिनका जवाब देने के लिए हमारे पास जो है वो बंदे खुद चल के आए। तो आपकी तलब या तलाश वो इतनी पक्की हो
जो जैसे मौलाना रूम उनकी तलब या तलाश इतनी सच्ची थी कि शम्स तब्रेज़ जो है वो उनके पास खुद भी चल के आए। इसी तरह बेशुमार स्टोरीज़ हैं कि आपकी तलब वो या तलाश आजकल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास डिग्री हो, हम उससे निकलते ही आगे जाके कोई स्टार्टअप ले लें, कोई जॉब कर लें और हमें जो है वो स्टार्टिंग से ही पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल, यानी सब्र जो है वो कहीं ना कहीं सब्र भी नहीं है, कंसिस्टेंसी से भी हम चीज़ों को लेके चलने के आदी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि मुआशरे की मुश्किलात की नज़र जो लोग हो जाते हैं, जो जवान नस्ल जो हो जाती है, और उनको लगता है कि शायद वो कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे, और वो उस मुश्किलात की नज़र होने के बाद जो भी कोशिश, वो हल्की फुल्की कोशिश जारी रखे होते हैं, वो उसको भी तर्क कर देते हैं और एक कोने में लग के बस एक हमेशा की परेशानी अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, जिसका हल तो है नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है कि उस मायूसी से निकलने के लिए आप उस जो छोटी मोटी भी कोशिश कर रहे थे उसको जारी रखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ऐसी मुश्किलात से जिन्हें लड़ना नहीं आता, या छोटी से छोटी मुश्किल अगर जो जिसका ख़ास तौर पे वही बात जो हमने जिससे आगाज़ किया कि प्लान जब शामिल होगा तो आप सबसे पहले नफ़े को भी जहन में रखेंगे, नुकसान को भी जहन में रखेंगे। जो बिल्कुल विदाउट प्लानिंग निकलते हैं, उस सफ़र में निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना उन्हें रहता है। और ऐसी मुश्किलात अगर उन लोगों के सामने आन खड़ी हों तो कैसे लड़ें और किस तरह से हिम्मत बंधाए रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सर। अच्छा सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, मायूसियाँ, परेशानियाँ का सामना हुआ, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में होते हैं कि जो आपको परेशानियों से निकाल देते हैं। बिल्कुल। बाबा इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि हर इंसान को एक कंधे की ज़रूरत होती है। वो कंधा जिस पे बंदा अपना सर रखे और वो कंधा उसे परेशानियां अपने पास रखे दोबारा ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार कर दे। पुराने दौर में ऐसे लोग होते थे, वो बुजुर्ग होते थे, वो पेरेंट्स की शक्ल में होते थे, वो फ्रेंड्स की शक्ल में होते थे, या वो उस्ताद की शक्ल में होते थे। वो लोग क्या करते थे, वो उस्ताद ऐसे होते थे कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ हमें ज़िंदगी की केमिस्ट्री भी समझाते थे। आज हमारे पास जो है वो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दरपेश आ रही है कि हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन कहीं ज़िंदगी की डिग्री हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। डिग्री लेने में तो हम टॉप कर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, वो लोग जो कहते थे कि भाई बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं बढ़ते हैं, कि अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप लेना है, बड़ा कदम उठाना है, कोई बड़ी जंग लड़नी है, तो फिर छोटे झगड़ों से बचना पड़ेगा। वो ये बताते थे कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़ी मंजिल के जो मुसाफिर होते हैं, वो माफ़ करने के आदी होते हैं। बड़ी मंजिल के जो मुसाफिर होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर उनकी दुनिया में आने से कोई फ़र्क पड़ा है तो जाने से भी फ़र्क पड़ेगा। वो छोटी छोटी बातों पर अपना दिल बर्दाश्ता जो है वो नहीं होते हैं, वो सब्र के साथ किसी भी काम को लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले होते हैं। तो आजकल वो लोग नहीं है हमारे पास जो हमारी मायूसियों में, परेशानियों में हमारा जो है हमारी हिम्मत बंधा सकें, हमें जो है वो मोटिवेट कर सकें। वो पेरेंट्स, वो उस्ताद हो सकते हैं। तो ऐसे उस्ताद सबसे पहले तो ढूंढें जो उस मंजिल पे खड़े हुए हैं जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं। वो आपको रास्ते की परेशानियों से आगाह कर देते हैं, आपका सफ़र कदरे आसान हो जाता है कि अगर उस्ताद आपको जो उसके रास्ते में परेशानियां आई हैं उनसे पहले आगाह कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम यहाँ, हमारा आजकल जहनीत कुछ इस तरह की है कि हमें किसी की क्या ज़रूरत, हमें किसी की राय की कुछ ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के बताने से कुछ हमें फ़र्क पड़ेगा, हम ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो आजकल तो तासुर ये दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे। ज़िंदगी किसी को देख के जी जाए या ज़िंदगी बेहतर जी जाए? एक सिंपल सा सवाल है सर। ज़िंदगी को जीने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा सबक जो है वो कुछ चाहिए होते हैं। तो ज़िंदगी को दूसरों से देख के उनकी ज़िंदगी से कोई सबक लेना, देखें ना, वो बहुत अच्छा एक जुमला है उनका कि वो कहते हैं कि मैंने तमीज़ दुनिया के बदतमीज़ लोगों से सीखी है। तो अगर आपने कामयाबी सीखनी है तो दुनिया के नाकाम तरीन लोगों से सीखें जो नहीं कर सके। तो ज़िंदगी दूसरों की तरफ देख के उनकी ज़िंदगियों से कोई सबक अखज़ करना और उनको फिर अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इम्प्लीमेंट करना, ये बेसिकली जो है वो तरीका इसका मेरी नज़र में होना चाहिए। तो कहाँ नज़र आता है अब आप देखें कि लोग जो हैं वो ज़िंदगी के असल मकसद को समझ नहीं पाए। मेरा ख़्याल है कि मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं इसका एक ये भी बड़ा बहुत ही अहम जुज़्व है कि आपने कोशिश करनी है, आपने हिम्मत करनी है, आपने मेहनत करनी है, और ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। लोग जो है इसी चीज़ को एक तरफ रख देते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि हमारी आज कोशिश ये है कि हमें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ जो है वो बस हमें एक ही लम्हे में मिल जाए, मुयस्सर हो और हम उसी को एंजॉय करना शुरू कर दें ज़िंदगी। शायद हमें ये भी लगता है कि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है
खा लिया, पी लिया, शादी होगी, बच्चे हैं, गाड़ी है, बंगला है, एंड दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि किसी को जहन में रख के किसी को साथ लेके चलना। जिस तरह आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी कोशिश होती है, आप तरह तरह के प्लेटफॉर्म से आके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं नहीं भाई ज़िंदगी इस तरह से भी जाई जा सकती है, आप इस तरह अगर कर लो, आप इस तरह से बेहतर बना लो। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके साथ राबता भी करते होंगे, आपको कांटेक्ट करते होंगे कि जी हाँ जी, आपकी वजह से मेरी ये मुश्किलात थी जो हल हुई। सो असल ज़िंदगी का मकसद तो मेरा ख्याल है ये है, हम अपनी कामयाबियों को जो है वो कहीं एक तरफ रखते हुए अगर उन लोगों की नाकामियों से सीख लें। जिस तरह आपने कहा कि वो मैंने तमीज़ जो है बदतमीज़ लोगों से सीखी, किसी का मशहूर कौल है। तो अगर मेरा ख्याल है कि हम नाकामियों पर नज़र रखते हुए दूसरे लोग जो किस किस वजह से नाकाम हुए, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर एक फ़लाँ बंदा कामयाब हो गया, उसने फ़लाँ बिज़नेस जो है उसका आगाज़ किया, मैं भी ये बिज़नेस करूँगा, मैं भी कामयाब ठहरूँगा। उसकी काविशें, उसकी मेहनत और उन तमाम तर चीज़ों को हम एक तरफ रख देते हैं, उसको जहन में लाते ही नहीं हैं। हमें ये होता है कि ये यार ये हमारे साथ ही तो पढ़ता था, ये तो बड़ा नालायक स्टूडेंट था, आज ये इतना कामयाब कैसे हो गया। चलो इसकी कामयाबी को जो है वो परखने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और क्या देखा जी, उसने कपड़े का कारोबार किया और वो बहुत कामयाब हो गया, मैं भी कपड़े का कारोबार करूंगा। अगर ये हमारी क्लास का एक नालायक स्टूडेंट होकर इतना कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उसमें फिर हमें रुकावटें, हमें मसाइल का सामना होता है। क्यों? हमने उसकी जो वो काविश थी, जो उसकी मेहनत थी, जो उसकी लगन थी, जो उसने इतना कुछ किया उस कारोबार को चलाने के लिए, वो तमाम तर चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। सिर्फ ये देखा कि वह नालायक था, आज ये कामयाब है, जिस चीज़ से कामयाब है उस चीज़ को हम जहन में रख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नाकामियों की बड़ी वजह ये चीज़ें भी हैं? ये चीज़ भी डेफिनेटली है सर। देखें, मैं कुछ दिन पहले एक जगह पे न्यू ईयर की प्लानिंग के पे और गोल सेटिंग पे एक वर्कशॉप जो है वो करवा रहा था। वहाँ पे एक बच्चे ने जो है वो सवाल किया कि सर, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में तो हमारे से ऊपर पहले ही बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई है, तो हम कैसे उनसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे जो है वो जल्दी जो है वो उनसे आगे निकल सकते हैं। तो हमारी कौम का हलमिया ये है कि हमारी कौम जल्दी से कुछ बनना चाहती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि कामयाबी जो है वो सब्र मांगती है। किसी इंसान को रोल मॉडल मानना, और सिर्फ यही नहीं देखना कि वो आज कहाँ खड़ा हुआ है। वो आपने देखा होगा कि एक वो बर्फ का पहाड़ जो ऊपर से नजर आ रहा होता है, वो नीचे से कितना पानी के अंदर होता है, तो वो कोई नहीं देखता है। तो एक बंदा जो आज कहाँ खड़ा हुआ है, लाइक मैं अपने उस्ताद कासिम अली शाह साहब की एग्जांपल लूँ, या किसी भी बड़े कामयाब इंसान की स्ट्रगल की एग्जांपल लें, तो उन्होंने जो पीछे 25-30 साल लगाए, वो स्ट्रगल, वो मुसीबतें, वो परेशानियां जो उन्होंने बर्दाश्त की, कितनी दफ़ा नाउमीद हुए होंगे, कितनी ही दफ़ा जो है वो लोगों के ताने सुनने को मिले होंगे कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुम जो है वो इस काम के लिए बने नहीं हो, या बहुत से ऐसे सवालात, बहुत सी नाउमीदी वाले जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। तो उन सब को नज़रअंदाज करके सिर्फ यही मान लेना कि आज वो बंदा जहाँ स्टैंड है, हम भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं लेकिन उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ये बंदे को कहीं ना कहीं नाकामी की तरफ ले जाता है। फिर कि जिंदगी से सबक लेना सिर्फ कामयाबी के एंगल में और उसकी नाकामियों को नज़रअंदाज कर देना, उसकी उस मेहनत को, उस स्ट्रगल को, वो कंसिस्टेंसी को, वो रातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसके एक साइड को ले लेना, इससे फिर वो बंदा एग्जैक्ट लेसन, एग्जैक्ट सबक नहीं ले सकता है। यानी किसी काम के आगाज से पहले जो उम्मीद करना वो एक तरफ, लेकिन ना उम्मीदी में जो उम्मीद की किरण नजर आना, उसकी बड़ी ताकत होती है। बहुत ताकत होती है, बिल्कुल। क्योंकि एक तो पहले है ना कि आपने इरादा किया कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन ना हुआ और उससे हारे नहीं हैं, फिर भी उम्मीद की किरण आपको दिखाई देती है। तो इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, और यही आपको अगर बढ़ावा यूं ही मिलता रहे तो आप उस मंजिल को हासिल करके छोड़ते हैं जिसका इरादा लेके आप निकले थे। आज की जवान नस्ल के लिए आपका क्या मैसेज होगा, और उन तमाम लोगों को आप क्या कहेंगे? जिस तरह मैं आपके बारे में जानता हूं कि आपकी किताबों के साथ बड़ी दोस्ती है, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, और आए दिन जो है वो मैं आपके वो स्टेटस भी देखता रहता हूं, सोशल मीडिया पे भी आपने जो चीज़ें पोस्ट की होती हैं, उससे मुझे यकीन होता है कि आपका पूरा दिन जो है, या आपका, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अच्छा दोस्त जो आपकी किताब, आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई वो किताबें हैं जो आप पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सर। इस किताबों के हवाले से भी जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा कि किताबों से हमारी दूरी की वजह क्या है, और साथ ही साथ जवान नस्ल के लिए आपका क्या आखिरी मैसेज होगा? अच्छा सर, किताबों के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एक तो अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ने मेरा रिश्ता जो है, एक वास्ता जो है वो सीखने सिखाने से जो है वो बना के रखा हुआ है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं बचपन से ही
हमारे घर का वो माहौल था कि मैं जब 7th क्लास में 6th-7th में कहीं गालबन था, तो मेरे नाना अबू ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी और मैं असर के बाद उनसे उस लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। तो वहाँ से मेरा रिश्ता किताबों से जुड़ना शुरू हुआ। मैंने डिफरेंट किताबों को देखना, कोई किताब अच्छी लगी तो उसे घर पढ़ने के लिए ले आना, जाके फिर वापस रख देना, और वहीं से मैं समझता हूँ कि मेरी कहीं ना कहीं ये नरिशमेंट किताबों के हवाले से होनी शुरू हो गई थी, डेवलपमेंट। और ये आदत पुख्ता होते होते आज इस लेवल पे आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से कोई दिन ऐसा हो भी जाता है कि मैं जो है अपने गोल के मुताबिक मैंने एक पेजेस सेट किए होते हैं पढ़ने के, कि भाई जितने इजीली मैं अपनी रूटीन के हिसाब से पढ़ सकूं, तो वो पेजेस पढ़ता हूं मैं। अच्छा, तो ऐसे ही बंदा जो है किताब के साथ जो है, देखिए मैं ये कहता होता हूं कि बंदा कैसे दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है। एट द एंड 4 साल डिग्री सब ने ली होती है, एट द एंड डॉक्टर सब बने होते हैं। अपने शोबे में कोर्स के अलावा किताब बनना पढ़ना, ये आपको दूसरों से मुख्तलिफ करता है। आप दूसरों से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, और आप अगर ये समझते हैं कि हम सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, तो आप कैसे उन लोगों से मुख्तलिफ हो सकते हैं उन किताबों को पढ़ के जो सब ने एक जैसी डिजाइन की हुई है ना। बिल्कुल, जो दूसरों से मुख्तलिफ होने के लिए दूसरों से मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं, फिर मुख्तलिफ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मुख्तलिफ मेंटोर्स को सुनना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली लर्न करनी पड़ती हैं। तो एट द एंड यूथ के लिए यही मैसेज है कि सबसे पहले तो बुक रीडिंग की हैबिट को ज़रूर अपनी लाइफ में जो है वो शामिल किया जाए, चाहे वो रोज़ाना के 10 मिनट ही किताब पढ़नी हो। ये आदत बहुत ज़्यादा पे बैक इंसान को करती है, बुक रीडिंग की हैबिट। देखिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो है वो किताब पढ़ने का शौक़ डेवलप कर लें, तो आप समझ लें कि आपने दुनिया के दुखों और परेशानियों से बचने के लिए एक महफूज पनाहगाह तैयार कर ली है। बहुत ज़बरदस्त। तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि अपना सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज़, आपकी तरजीहात क्या हैं, आपका मकसद क्या है, मकसद के हवाले से उनकी प्रायोरिटीज डिफाइन होती है ना। एक बंदा जो चाहता है कि मैंने कहीं पहुंचना है, तो उसके हवाले से उसकी पहली प्रायोरिटीज उसकी मंजिल होती है। तो उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब का जुमला, वो कहते हैं कि भाई मुसाफिर और अवारागर्द में फ़र्क सिर्फ मंजिल का होता है। बिल्कुल सही। तो जो मुसाफिर होगा वो मुसाफिर होने के लिहाज से अपना ज़ादिरा तैयार करेगा। वो अगर कैरियर है मंजिल, तो वो अपनी बुक्स को भी प्लान करेगा, वो अपने मेंटोर्स को भी प्लान करेगा, वो अपनी चीज़ों को भी प्लान करेगा, जो वहाँ जाके उसकी पर्सनैलिटी में ट्रेड्स नज़र आएंगे वो उनको भी डेवलप करेगा। तो इसके हवाले से दूसरा मैसेज मेरा उन तमाम टीचर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, कि देखें उस्ताद का सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आपका करैक्टर बनाने में। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने सबसे बेहतरीन क्लास को जो है वो मुहज़्ज़ब बनाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कि मक्का की वो क्लास जिसमें हर किस्म की बुराई पाई जाती थी, उनको आपने इतना डेवलप कर दिया कि बाद में वो किरदार नजर आए कि मेहमान घर आ जाए और खाना सिर्फ एक बंदे का हो, तो वो चिराग बुझा के उस बंदे को खाना दें और खुद जो है सिर्फ बर्तन हिला रहे हो कि हम भी खा रहे हैं। तो ये वो किरदार जन्म लिए उन्होंने जो हमारे लिए आज रोल मॉडल्स हैं। तो उस्ताद का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। उस्ताद जो है वो बच्चों को भी साथ साथ मोटिवेट करे, उनकी डेवलपमेंट भी करे। कोर्स पढ़ाना ये तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन उनको मोटिवेट करना, उनको डेवलप करना, उनके करैक्टर में जो चीज़ें डेवलप करनी है, वो फिर वही बात कि अगर उस्ताद में होंगी तो उस्ताद आगे दे सकता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत खूब आपने फरमाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं यकीन से बात कहूँगा कि हमारे उस पर जितने भी लोग हमें सुन रहे थे उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और आज की ये जो नशिस्त है, ये इसकी कोशिश ये हमने ये इस वजह से थी कि वो तमाम तर लोग जो कहीं ना कहीं अपने मंजिल के मुतलाशी हैं, तलाश में अभी तलाश जारी है, आज उन्हें कहीं ना कहीं ये सीखने को ज़रूर मिला होगा कि अपने रास्ते को कहाँ से शुरू करना है, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, अपने उस सफ़र के आगाज़ से पहले आपने क्या क्या अपने साथ रखना है। सो हमारी उम्मीद करता हूँ आज की हम इस कोशिश में कामयाब ठहरे होंगे। हमारे साथ सबाहत भी थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबाहत, थैंक यू वेरी मच। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके मैसेजेस, चूँकि वक्त जो अब कम है और वक्त जाने का हो चुका है, इस वजह से मैं आपके मैसेज शामिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आप तमाम तरह के मैसेज भी शामिल किए जाएंगे। जो भी सवाल हैं उनके जो जवाब हैं वो आप तक ज़रूर हम पहुंचा देंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आप लोगों से सैटरडे को 9 से 11 वायरल आवर में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।